स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का 2021 और 22 के सेशन के लिए फर्स्ट टर्म का जो सैम्पल पेपर आया है हिस्ट्री का क्लास 12th का इंग्लिश मीडियम में, वो मैं आपके लिए हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट करके लेके आया हूँ और वो भी विद सॉल्यूशन के साथ में। यानी कि मैं आपको हिंदी मीडियम में क्वेश्चन भी बताऊँगा और आपको आंसर भी बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपकी टाइमिंग है 3 घंटे की होती थी पहले, लेकिन अब जो है वो आपकी 1.5 घंटे की है, यानी कि 90 मिनट की। और मार्क्स वेटेज है 40 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए, जिसमें आपके तकरीबन 24 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको केवल 20 प्रश्न ही करने हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस लाइव ये जो वीडियो है वो लाइव चल रही है, तो इस लाइव सेशन को अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के, उन सभी क्लासमेट्स के साथ इस लाइव सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ज्वाइन हो जाएं और उनका जो सैम्पल पेपर है उनको भी पता चल जाए किस तरह से आया हुआ है और कैसे आंसर जो है उन्हें पता होना चाहिए और क्या उनकी तैयारी है वो भी उन्हें इस वीडियो से अंदाज़ा लग जाएगा। और ये वीडियो खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न सेक्शन ए है हमारा, यानी कि खंड का है, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो बुक है उसके लेखक हैं। आपके ऑप्शन है रैम व्हीलर, जॉन मार्शल, एस.एन. रॉय, राखलदास बनर्जी। तो इसका सही आंसर है एस.एन. रॉय। एस.एन. रॉय का बच्चों पूरा नाम आपका जो हड़प्पा सभ्यता वाली किताब है जो आपका चैप्टर है उसमें दे रखा है, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी को ही पता होगा। इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या आंसर है इसका? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला देखिए अभी हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित धार्मिक प्रथाओं में से हड़प्पा संस्कृति के साथ कौन सी एक अपरिचित सी प्रतीत होती है। देवी माँ, पुजारी राजा, योग मुद्राशील, संस्कृत यज्ञ। देवी माँ की मूर्ति भी मिली है, पुरोहित राजा की भी मूर्ति मिली है, योग मुद्रा में एक योगी भी मिला है, मतलब सिक्के में मिला है, लेकिन संस्कृत यज्ञ ये धार्मिक प्रथाओं में हड़प्पा संस्कृति में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ये अपरिचित है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना स्तूप है और मौर्य शासक अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन है शांति स्तूप, अमरावती, सांची, नागार्जुन कोंडा स्तूप। तो इसका सही आंसर है सांची स्तूप। हालांकि इसे पूरी तरीके से स्थापित किया गया हो या ना किया गया हो, लेकिन जो अशोक है इसके द्वारा सांची स्तूप के लिए मेन जो कार्य था वो अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म में तीर्थंकर के अर्थ का वर्णन करता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि जो पुरुषों और महिलाओं को अस्तित्व की नदी के पार मार्गदर्शन कराते हैं, यानी कि जो पुरुषों और महिलाओं को उनके अस्तित्व की नदी का मतलब है कि अस्तित्व जो है उसके पार का मार्गदर्शन कराते हैं कि हाँ भाई अब आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने पहली शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के जारी किए थे। यानी कि पहली शताब्दी ईस्वी में किसने जो सोने के सिक्के थे वो जारी करवाए थे। गुप्त साम्राज्य ने, मौर्य साम्राज्य ने, कुषाण साम्राज्य ने या फिर योधे साम्राज्य ने। तो इसका सही आंसर है कुषाण साम्राज्य के द्वारा सोने के सिक्के जारी करवाए गए थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा शहर विशेष रूप से शैल वस्तुओं के उत्पादन के लिए समर्पित था। यानी कि शैल वस्तुओं का उत्पादन वहाँ पे होता था। आपके ऑप्शन है कोट दीजी, कालीबंगा, मांड या फिर चहुंदड़ो। इसका सही आंसर है चहुंदड़ों में शिल्प उत्पादन जो है वो हुआ करता था। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, प्रयाग प्रशस्ति जो थी
ये किसके, ये जो है वो रचयिता इसके कौन थे, ठीक है, कालिदास, कलहन, हरिसेन या फिर बनभट्ट। इसका सही आंसर है प्रयाग प्रस्तुति के जो रचयिता हैं वो हरिसेन थे। हेरिसेन नहीं बल्कि हरिसेन है। कैसे लिखेंगे, हरि, ठीक है, और फिर सेन, इस तरह से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा की घरेलू स्थापत्य कला जमीनी स्तर पर दीवारों में खिड़कियां नहीं हुआ करती थी। निम्नलिखित में से पुरातत्वविदों के द्वारा उल्लिखित संभावित कारणों की पहचान कीजिए। यह एक प्रथा थी, गोपनीयता बनाए रखने के लिए, वेंटिलेशन की कोई चिंता नहीं थी, अनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा थी। जिसका सही आंसर है कि हड़प्पा के जो घरेलू स्थापत्य कला थी इसमें ज़मीनी स्तर पर घरों में खिड़कियां नहीं होती थीं। ये अपने घरों में गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत की रचना, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक सेकंड, हाँ, महाभारत की जो रचना है पारंपरिक रूप से एक ऋषि को जिम्मेदार ठहराया जाता है। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना पारंपरिक रूप से किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, ऋषि कणाद, ऋषि कपिल, ऋषि अगस्त्य या फिर ऋषि व्यास। तो इसका सही आंसर है देव ऋषि व्यास के द्वारा महाभारत की परंपरागत रूप से इसकी रचना की गई थी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 11, निम्नलिखित में से किसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और उस साम्राज्य की जो किलेबंदी थी उससे वो काफ़ी प्रभावित हुआ था। हुआर्टे बरबोसा, अब्दुल रज्जाक, कॉलिन मैकेंजी, डियोमिंगो पेश। तो इसका सही आंसर है अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन बी सही है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भिक्षुनी के रूप में नियुक्त होने वाली सबसे पहली महिला थी। महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, महामाया, धम्मानंद। तो सबसे पहली जो भिक्षुनी थी वो थी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसमें जो कथन सही है वो है फर्स्ट वाला कि महानवी डिब्बा द किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा थी। यानी कि राजाओं का जो घर था उसका हिस्सा थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। संगम, तुलुब, अराविंदु या फिर सुलवा। तो कृष्णदेव राय जो थे वो तुलुब वंश से संबंधित रखे थे, तुलुब राजवंश से संबंधित रखते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 15, मध्य पहली शताब्दी ईसा पूर्व को अक्सर विश्व इतिहास में एक नया मोड़ माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पहला वाला, क्या है कि दुनिया के विचारकों ने अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कोशिश की। यानी कि दुनिया में बहुत सारे विचारकों का विचारक जो थे वो अस्तित्व में आए और उन्होंने अस्तित्व में आते ही जो दुनिया के रहस्य हैं उनको समझने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं में किसने गुरु आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। ये बल्कि देवी लिखा है, ये देवी नहीं बल्कि देव है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है गुरु आदि ग्रंथ साहिब का जो संकलन है वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 17, हड़प्पा की लिपि को गूढ़ यानी कि रहस्यमय कहा गया है। इसमें से कौन सा सही कारण है। क्योंकि यह लिपि आज तक अस्पष्ट बनी हुई है। यानी कि यह लिपि आज तक इसको नहीं पढ़ा गया, बस इसमें हम मृदभांड या फिर जो वस्तुएं हमें मिली उसी की सहायता से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कुछ हुआ होगा।
ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 18। निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिक्त स्थान को भरना है कि विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक, ये इन तीनों का जिसमें संकलन है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है दीपवामसा, त्रिपिटक, महावामसा या फिर अशोकवादन। तो इन तीनों विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों ही त्रिपिटक के हिस्से हैं। किसके? त्रिपिटक के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस मंदिर का प्रयोग केवल विजयनगर शासकों और उनके परिवारों के द्वारा किया जाता था? विट्ठल, विरूपाक्ष, हजारराम या फिर रघुनाथ? तो इसका सही आंसर है हजारराम मंदिर का उपयोग केवल विजयनगर के शासकों और उनके परिवारों के द्वारा ही किया जाता था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया होगा। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 21। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, चाणक्य या फिर से बिंदुसार दे दिया। अच्छा, वो बिंबिसार था। तो इसका सही आंसर है चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 22। विजयनगर साम्राज्य की राय यानी कि राजा और शासक, राजा और नायक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो थी वो बोली जाती थी? तो विजयनगर साम्राज्य में जो भाषा बोली जाती थी वो थी कन्नड़ और तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु। अगला क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस एक युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया था? यानी कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसने विजयनगर साम्राज्य की जो शक्ति थी वो काफ़ी कमज़ोर कर दी थी? तो वो थी तालीकोटा की लड़ाई, यानी कि तालीकोटा का युद्ध। अगला क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया था? शाहजहां, नूरजहां, रुकैया, नूर उन निशा बेगम। तो शाहजहां बेगम के द्वारा सांची स्तूप के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया गया था, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। तो इस तरह से बच्चों हमारा खंड ए जो था जिसमें आपके 24 प्रश्न थे, ठीक है, 24 प्रश्नों में से आपको कोई 20 प्रश्न ही करने थे। एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि टोटल जो है इन प्रश्नों का आंसर किस तरह से आपको लिखना है या फिर किस तरह से आपको पता होना चाहिए। ये सेक्शन ए जो था हमारा वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा सेक्शन बी आएगा जिसमें भी आपके टोटल 24 प्रश्न होंगे और आपको कुल 20 प्रश्नों का आंसर देना है। फिर देखिए अभी ये हमारा सेक्शन ए के जो 24 प्रश्न थे इसके आंसर आपको पता चल ही गए हैं। एंड आई होप बच्चों आपको अभी तक की जो वीडियो है वो पसंद आ रही होगी और जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझने का तरीका भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब चलिए हम सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन बी में देखिए इस खंड में कुल आपको 18 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने? 18 प्रश्नों के आपको उत्तर देने। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिण भारतीय गांवों में किसानों की दो श्रेणियों के रूप में, एक अणिमई और एक है वेलाल्लर, इसका सही वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि वेलाल्लर जो थे वो जमींदार हुआ करते थे और अणिमई जो थे, ये आदि में लिखा है बल्कि अणिमई है इसका नाम, अणिमई जो थे ये गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, वेलाल्लर जमींदार होते थे और अणिमई गुलाम होते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और उप अनुशासन के पुरातत्व की पहचान करें। तो ये एक कथन दिया हुआ है, छोटा सा, इसे पढ़ना है, उसके बाद ये हमें बताना है। तो ये कथन पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि पुरातत्व प्राणी विज्ञानी। वे प्राचीन पशुओं के अवशेष के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अध्ययन करने की कोशिश की और जानवरों की हड्डियों के माध्यम से हड़प्पा के जीवन निर्वाह की रणनीतियों को समझ सकेंगे। और हड़प्पा स्थल पर पाया गया और संकेत दिया कि हड़प्पा में कुछ जानवरों को पालतू बनाया गया था। तो इस तरह का ज्ञान रखने वाले को कहते हैं पुरातत्व प्राणी विज्ञानी। पुरातत्व प्राणी विज्ञानी। ठीक है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 27। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युद्ध के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से गलत है? खाली आसन बुद्ध का आसन होता था, पहिया बुद्ध का उपदेश होता था, बोधि वृक्ष बुद्ध का जन्म है, स्तूप महापरिनिर्वाण है। तो बोधि वृक्ष जो है ये बुद्ध का जन्म नहीं होता था, ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। देखिए ये है कि कौरवों और पांडवों के गुरु और उपदेशक थे। एकलव्य को उन्होंने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था। तो कौरवों और पांडवों के गुरु भी थे। एकलव्य को जिसने स्वीकार नहीं किया था वो थे गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29। महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? सॉरी, कौन सा कथन जो है वो सही है? अब महाजनपदों के बारे में यहाँ पे 5 कथन दिए हुए हैं। इन 5 कथनों को पढ़ने के बाद जो सही कथन है वो ये 3 कथन है। एक सेकेंड, हाँ, एक है दूसरा, एक तीसरा और एक चौथा। ये 3 कथन सही हैं। अब इसके बारे में यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से सही हैं, A B C D। तो इसका जो सही आंसर वो है बी, दूसरा तीसरा और चौथा। अब हम देख लेते हैं दूसरा तीसरा चौथा है क्या है। कि अधिकांश महाजनपदों पर राजाओं का शासन होता था, सही है। कुछ को गढ़ या संघ के रूप में जाना जाता था जो राजाओं के अधीन शासित कुलीन वर्ग थे, ठीक है। कौरवों और पांडवों के गुरु ने एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था, सही है। अब देखिए ये गलत क्या है, महाजनपद केवल मगध, कौशल, कंधार और अवंती थे, गलत है। बल्कि 16 महाजनपद थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे अक्सर किलेबंद किया जाता था, ठीक है। तो देखिए हालांकि है तो ये भी सही, लेकिन यहाँ पे आंसर में कहीं 5वां दिया नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बी है वही सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 30। निम्नलिखित 2 प्रश्न दिए गए हैं, 2 कथन अभिकथन है, यानी कि एक ए है एक आर है। इसको पढ़ना है और सही विकल्प का आंसर देना है। अभिकथन क्या कहता है कि 500 ईसा पूर्व के मानदंडों को संस्कृत ग्रंथों में संकलित किया गया था जिन्हें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कहा जाता है। कारण, ब्राह्मणों ने सामान्य रूप से समाज के लिए सामाजिक व्यवहार की संहिताएं निर्धारित की थी। तो ये दोनों ही सही हैं। और जो ए है यानी कि जो अभिकथन है वो आर यानी कि कारण, ये दोनों ही सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सांची स्तूप में शैलभंजिका आकृति को सम्मिलित करने के लिए सबसे स्पष्टीकरण है? महापरिनिर्वाण, ताकत और ज्ञान, शुभ प्रतीक, धार्मिक मूर्ति। तो इसका सही आंसर है शुभ प्रतीक, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पे देखिए 3 कथन दिए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता शहरी केंद्रों का विकास था, इसके बारे में ये तीन कथन दिए गए हैं। ये तीनों कथन पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी जो है हमारा ये सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता शहरी केंद्रों का विकास था। हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषताएं सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी की व्यवस्था थी। हड़प्पा की सड़कें और गलियों को एक अनुमानित यानी कि ग्रिड पद्धति के साथ तैयार किया गया था। तीनों ही कथन सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। राक्षस कुल के थे, भीम के साथ विवाह किया, घटोत्कच की माता थी। तो भीम की पत्नी का नाम था हिडिंबा। भीम की पत्नी का नाम था, जो राक्षसी थी उसका नाम था हिडिंबा, और जिसके बेटे का नाम था घटोत्कच। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि उन्हें देवनिम्प्य या और प्रियदर्शी यानी कि उन्हें देवों के समान और प्रियदर्शी भी कहा जाता था। वो क्या थे? उन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन भी किया था। उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए याद किया जाता है। जहाँ पर धर्म का प्रचार बोला जाए और जहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में शासन की बात बोली जाए तो वहाँ पे समझ लीजिएगा कि अशोक की बात की जा रही है। किसकी? मौर्य शासक अशोक। आई होप समझ गए होंगे।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित का मिलान करें। अब इसमें मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, तो मिलान करने के लिए यहाँ पे देखेंगे आप, भूमिका है और योगदान है। तो कनिंघम जो थे, ठीक है, इसके बारे में बोला जा रहा है। कनिंघम जो थे वो ये पहले महानिदेशक थे, ठीक है। दयाराम साहनी हड़प्पा में खोजी गई, इन्होंने हड़प्पा में मोहरों को खोजा था, ठीक है। जॉन मार्शल एक नई सभ्यता की खोज की इन्होंने घोषणा की थी। आर.एम. व्हीलर, इनके द्वारा पुरातत्व में एक सैन्य परिशुद्धता को लाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये था। अब इसका जो सही आंसर है विकल्प के रूप में, वो देखिए ये आंसर होगा पहला वाला, यानी कि ए का हो जाएगा हमारा सेकंड, ठीक है, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा थर्ड। आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी जो है वो सही है। इसका पहला राजवंश संगम वंश था, गलत है, ठीक है। दूसरा है तुलुओं की जगह अराविंदु ने ले ली थी, एक सेकेंड, इसका जो पहला राजवंश है वो था संगम वंश, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है तुलुओं की जगह अराविंदु वंश ने ले ली थी, ये भी सही है। बाकी जो है कृष्णदेव राय स्लू वंश थे, ये गलत है। हरिहर और बुक्का भी अराविंदु वंश के थे, ये भी गलत है, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा सही है। तो विकल्प के रूप में हमारा जो ऑप्शन डी होगा, पहला और दूसरा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, 12वीं शताब्दी में वीरशैव परंपरा के रूप में एक नए आंदोलन का उदय हुआ, ठीक है। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया गया था। यह आज भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुदाय बना हुआ है। इस आंदोलन में शामिल महिलाओं और पुरुषों के द्वारा रचित वचनों से ली गई है। इस परंपरा के बारे में जो कौन सा ऐसा कथन है जो सही है, वो ये सही है कि इसका नेतृत्व बांसबन्ना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बांसबन्ना के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युगम है। सही युगम कौन सा है? चोल शासक तमिलनाडु, होयसलास उड़ीसा, सुल्तानसी कर्नाटक, गजपति दक्कन। तो चोलस जो शासक था ये तमिलनाडु पर शासन करता था, ये वाला सही है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 38 समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, कि बॉक्स में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। वह मारवाड़ के मेड़ता जिले की मारवाड़ में मेड़ता की राजपूत कुमारी थी। वह भगवान कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी। जहाँ पर भगवान कृष्ण को अपना प्रेमी मानने की बात आ जाए, वहाँ पे आपके मन में दो नाम आने चाहिए, एक तो राधा और एक तो मीराबाई। लेकिन जहाँ पे प्रेमी की बात आ जाए, भगवान को ही अपना प्रेमी मानती थी, तो वहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि मीराबाई की बात की जा रही है। किसकी? मीराबाई की, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही का चुनाव कीजिए कि कृष्णदेव राय के शासन के विस्तार और शुद्धिकरण की विशेषता क्या थी। तो विशेषता ये थी कि उसके साम्राज्य में शांति और समृद्धि थी। उन्हें कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। वह राखी तांगड़ी की लड़ाई में हार गया था, ये भी सही है। अब इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? जो फोर्थ वाला ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं बल्कि क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखा जाए तो जो आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है ये आपका सही होगा। पहला और दूसरा तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित रिक्त स्थान है, आपको इसे भरना है। अब रिक्त स्थान में क्या है कि कच्चे माल की खरीद के लिए हड़प्पा वासियों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति थी अभियान भेजना, जो कि राजस्थान के क्षेत्र जहाँ पे तांबे के लिए और दक्षिण भारत जहाँ सोने के लिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त की जाती थी। वो कौन सा क्षेत्र था राजस्थान का? खेतड़ी, अलवरी, वागड़ी या फिर मारवाड़ी? तो राजस्थान का वो क्षेत्र था खेतड़ी। क्या था? खेतड़ी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी जैन दर्शन शिक्षा महावीर की शिक्षा से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दर्शन जो शिक्षा है वो महावीर की शिक्षाओं से संबंधित नहीं है? पूरी दुनिया एनिमेटेड है, अहिंसा,
जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म से संबंधित नहीं है, ये गलत है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म से ही संबंधित है, ये इसकी शिक्षा है, बल्कि यहाँ पे बोला जाए संबंधित नहीं है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 42। अगला क्वेश्चन नंबर है 43। क्या है कि बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो कथन सही नहीं है वो है थर्ड, कि बोधिसत्वों ने अपने प्रयासों से योग्यता अर्जित की और इसका उपयोग निर्वाण प्राप्त करने के लिए किया गया था। ठीक है, ये कथन इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 44। भारत में सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये हमें कथन दिए हैं। वे बढ़ते भौतिकतावाद के विरोध में तप और रहस्यवाद की ओर मुड़े। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या मांगी। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली से थे। निम्नलिखित में से इसमें से जो कौन सा कथन है वो सही है। तो इसका आंसर बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप भी कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। और बाकी इसका आंसर जो है मैंने अंडरलाइन नहीं किया, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ये वाला सही होगा। आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 44। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 45। इसमें बताया गया है कि नीचे दिए गए अभिकथन जो है इसको पढ़ें। और अभिकथन क्या है कि कृष्णदेव राय के शासन की विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी। कारण है विजयनगर साम्राज्य ने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच भूमि का अधिग्रहण किया था अपनी सैन्य तैयारी के कारण। अब देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि दोनों सत्य हैं और उसकी व्याख्या भी करते हैं, दोनों झूठे हैं, इस तरह से। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि ए और आर दोनों सही भी हैं, और जो आर है यानी कि रीज़न जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में जो है आपको एक ये चित्र दिया गया है। इस चित्र के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। क्या प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र को देखिए, बोधिसत्व की छवि पर यह कौन सी कला जो है वो कौन से स्कूल को स्पष्ट करती है। जो कला है वो कौन से स्कूल को स्पष्ट करती है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ग्रीको अमरावती रोमन स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट। इसका सही आंसर है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। ये बोधिसत्व की छवि पर इसकी इस स्कूल की कला यहाँ पे स्पष्ट हो रही है। ठीक है, फिर आता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कि बुद्ध ने डैश भिक्षुओं के लिए एक संगठन की स्थापना की थी। तो किसके लिए? संघ के भिक्षुओं के लिए एक संगठन की स्थापना की थी। तो ये था हमारा सेक्शन बी, जिसमें आपके 18 प्रश्न थे, और मतलब 18 प्रश्न इसमें से करने थे। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्या है? केस आधारित यानी कि सोर्स बेस्ड प्रश्न है। कोई 12 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो केस किस तरह से दिया हुआ है? एक सेकेंड, हाँ, केस यानी कि जो पैसेज है वो ये दिया हुआ है, महाभारत से संबंधित है ये पैसेज। आप इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए, वीडियो को पॉज करके, लाइव सेशन को पॉज करके, और मैं आपको जो है सीधा आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 47। पासे के खेल में हार कर द्रौपदी ने किससे पूछा? युधिष्ठिर से, दुर्योधन से, धृतराष्ट्र से, या फिर भीष्म से? तो पासे के खेल में खुद को हार कर द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा कि जब आप हार गए तो आपको मुझे दांव पे लगाने का क्या हक था, ये पूछा था। ठीक है, द्रौपदी, ये सवाल जो थी द्रौपदी के द्वारा यह सवाल क्यों उठाया जा रहा था? क्योंकि वह एक पत्नी के रूप में अपनी स्थिति जानना चाहती थी, यानी कि वो युधिष्ठिर की पत्नी थी, फिर उसने दांव पे लगा दिया। उसके बाद वो पत्नी होने के बाद उसकी स्थिति अब आगे क्या होने वाली है, इसलिए उसने ये सवाल उठाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। द्रौपदी ने अपने अपमानजनक व्यवहार पर क्या प्रतिक्रिया दी थी? जब उसका अपमानजनक व्यवहार हुआ, उसे जुए में दांव पे लगा दिया गया, तो उसने ऐसी कौन सी प्रतिक्रिया दी थी? तो वो प्रतिक्रिया थी कि वह एक पत्नी के रूप में जिस व्यवहार का सामना कर रही थी उस पर वह सदमे और निराशा में रोई। यानी कि पत्नी के रूप में उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, ठीक है,
और आगे जो व्यवहार होने वाला था उसके साथ, उसको लेके वह सदमे और निराशे में रोने लगी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, धृतराष्ट्र ने अंत में क्या प्रतिक्रिया दी थी? तो धृतराष्ट्र ने अंत में प्रतिक्रिया दी कि पांडवों और द्रौपदी को व्यक्तिगत जो उनकी स्वतंत्रता है वो बहाल की जाए, यानी कि पांडवों और द्रौपदी को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे दी जाए। फिर उन्हें वो राज्य छोड़ के जाना पड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, इस मामले के आधार पर आप एक पत्नी के रूप में द्रौपदी की स्थिति का मूल्यांकन कैसे करते हैं? आपको बताना है कि द्रौपदी का मूल्यांकन जो है वो आप अपने तरीके से किस प्रकार करेंगे। उसने अपने पतियों को व्यवहार पर आपत्ति जताई थी। हाँ, ये सही है, ये सही है कि उसने अपने पति के जो व्यवहार थे उस पर आपत्ति जताई थी। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52, द्रौपदी का प्रश्न स्त्रीत्व से कैसे संबंधित था? तो ये संबंधित ऐसे था कि उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाया था कि कोई पति अपनी पत्नी को जीव में दांव पे कैसे लगा सकता है। उसका जब वो खुद हार चुका है तो उसकी पत्नी पे कोई अधिकार नहीं रहता है। इस वजह से उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाए थे। ठीक है। तो ये सेक्शन सी का हमारा जो पहला प्रश्न था केस स्टडी वाला, ये ख़त्म होता है यहाँ पे। आप एक बार दोबारा से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। ठीक है। इसका आंसर जो है मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ लाइव सेशन को या फिर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो वीडियो को पहले स्किप कर लीजिए, फिर आप देख सकते हैं। फिर देखिए अगला है केस स्टडी प्रश्न। ये है दोस्तों कबीर जी के बारे में। ठीक है। तो कुछ लाइनें यहाँ पे दी हुई हैं और कुछ लाइनें जो हैं वो यहाँ नीचे दी हुई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर देखिए अब हम आंसर की बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कबीर के अर्थ की पहचान कीजिए। तो कबीर जी जो थे वो एकेश्वरवादी पहलू का यहाँ पे अर्थ इन लाइनों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, कबीर ने ईश्वर या फिर सर्वोच्च शक्ति के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया है। इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कबीर परम वास्तविकता की अवधारणा को प्रस्तुत करना चाहते हैं। किसको? परम वास्तविकता की अवधारणा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, कबीर की रचनाओं ने किस प्रकार बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया है? तो कबीर ने सभी में एक भगवान के बारे में उल्लेख किया है, यानी कि कबीर के द्वारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए सिर्फ एक भगवान के बारे में उल्लेख किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा कबीर के दर्शन का हिस्सा है? तो उन्होंने कहा था कि शब्द या शून्य जैसे अर्थों का इस्तेमाल किया जाए। शब्द या फिर शून्य जैसे शब्दों जैसे अर्थों का इस्तेमाल किया, ये कबीर के दर्शन का एक हिस्सा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कबीर की कविता का साहित्यिक और दार्शनिक महत्व है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें और इसका सार वर्णन जो करता है वो बताना है, इसका सही वर्णन जो करता है। तो ये जो है इसका सही आंसर है कि भगवान वह है जिसके बस अलग अलग नाम है, यानी कि भगवान तो सिर्फ एक है, बस उसके जो नाम है वो अलग अलग बता रहे हैं और जो रूप है वो अलग अलग लोगों ने अपने बता रखे, बल्कि भगवान एक ही है, एक ही नाम है, एक ही रूप है उसका। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 58, कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो कथन है कि कबीर एक निर्गुण संत थे। सही है। वह निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। सही है। वह जाति और धर्म के आधार पर मतभेदों को दूर करना चाहता था। सही है। उन्होंने अंधविश्वासी पंथों यानी कि कर्म कांडों, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के सिद्धांतों की निंदा की थी। ये चारों कथन सही हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन हमारा सही होगा? देखिए, यानी कि जो विकल्प है वो कौन सा सही होगा? तो विकल्प नंबर 3, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कथन, चारों ही कथन यहाँ पर सही है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी जो था हमारा केस स्टडी वाला, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और आई होप आपको केस स्टडी के दोनों प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। पहला था द्रौपदी के ऊपर और दूसरा था कबीर के ऊपर।
अब देखिए हमारे मानचित्र से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे आएंगे? मानचित्र से संबंधित। पहला प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र पर एक को प्रमुख अशोक शिलालेख इसके रूप में चिन्हित किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से सही की पहचान कीजिए। गिरनार, सोपरा, संतोनी या फिर शिशुपालगढ़। तो इसका सही आंसर होगा गिरनार। अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ। मैप में ये जो जगह है, ठीक है ना, मैप थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा बच्चों क्योंकि इसकी इमेज ही ऐसी है, ठीक है। तो ये जो जगह है वो है गिरनार। कौन सी जगह है? ये जगह है गिरनार। फिर आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 60 है कि इसी मानचित्र पर बी को दूसरी ओर ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। इसी विकल्पों की पहचान कीजिए। मथुरा है, वृद्धकक्षा है, श्रावस्ती है या फिर पुहारी है। तो इसका सही आंसर है पुहारी। अब ये पुहारी कहाँ पर है? तो पुहारी यहाँ पे देखिए नीचे है, तमिलनाडु की साइड में, यहाँ पे है ये पुहारी, ठीक है। ये क्या हो गया? बी ऑप्शन पुहारी हो जाएगा। अब दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध की राजधानी थी? ठीक है, ये आपके लिए भी है, मतलब आपकी नॉलेज के लिए है। अवंती, राजगीर, उज्जैन या फिर तक्षशिला। तो निम्नलिखित में से मगध की राजधानी थी राजगीर। कौन सी राजधानी थी? राजगीर। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसके स्तंभ शिलालेख थे? टोपरा, मथुरा, कन्नौज या फिर पुहारी। तो इसका सही आंसर है टोपरा के स्तंभ शिलालेख थे। तो इस तरह से हमारे मानचित्र वाले भी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं और बेसिकली आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एंड आई होप बच्चों कि आपको आज का लाइव सेशन और ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वीडियो हिंदी मीडियम में आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आने वाली जो अगली वीडियो है उसमें मैं आपको ज्योग्राफी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है उसके बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना अपनी सभी क्लासमेट्स के साथ। और आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।